दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा गणित शिक्षण की प्रमुख विधियां। यहां पर हमने सभी महत्वपूर्ण विधियों का समावेश किया है और सभी विधियों को हमने जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन्हीं बिंदुओं का समावेश किया है। बेकार की चीजें हमने यहां पर इंक्लूड नहीं किया है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं परियोजना विधि की। तो इस विधि का विकास अमेरिका में हुआ है और इस विधि के जो प्रणेता माने जाते हैं वो जॉन डेवी है। इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किलपैट्रिक महोदय ने किया है। के जो जन्मदाता माने जाते हैं वो किलपैट्रिक माने जाते हैं, जबकि इस विधि के जो प्रणेता माने जाते हैं वो जॉन डेवी है। इस विधि में हम संपूर्ण कार्य को योजना बनाकर किया जाता है और इसमें किसी समस्या के समाधान के लिए छात्र स्वयं अपनी तर्क शक्ति के द्वारा कार्य करता है तथा उसके बाद उसका हल हो जाता है। किलपैट्रिक ने परियोजना विधि को स्पष्ट करते हुए एक परिभाषा दी है। प्रोजेक्ट वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिससे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में पूर्ण किया जाता है। परियोजना विधि के गुण। तो छात्रों में क्रियात्मक और सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है, छात्रों में निरीक्षण और निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। अब बात करते हैं परियोजना विधि के दोष। तो इस विधि के प्रयोग से सभी पाठों को हम नहीं पढ़ा सकते हैं, ये इस विधि का प्रमुख दोष है। इसके अलावा परियोजना विधि के दोष की बात करें तो इसमें अधिक समय लगता है, क्योंकि हम परियोजना बना करके किसी समस्या का समाधान करते हैं तो समय अधिक लगता है। अगली विधि की ओर बढ़ते हैं। अगली विधि है आगमन विधि। तो इस विधि में सबसे पहले हम छात्रों के सामने उदाहरण रखते हैं और उदाहरण रखने के बाद उन पर हम नियम बनाते हैं। इस विधि में हम 3 प्रमुख प्रकार के कार्यों का अनुसरण करते हैं। सबसे पहले विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर। यहां पर आगमन विधि में जो हम उदाहरण देते हैं वो विशिष्ट होते हैं जबकि नियम सामान्य होते हैं। उदाहरण ज्ञात होते हैं जबकि नियम अज्ञात होते हैं। उदाहरण स्थूल होते हैं जबकि नियम सूक्ष्म होते हैं। अब बात करते हैं आगमन विधि के गुण। तो यह एक वैज्ञानिक विधि है और स्वयं के कार्य करने के कारण अधिक स्थायी अधिगम होता है, व्यवहारिक और जीवन में अधिक लाभप्रद विधि और इसके द्वारा छात्रों में स्वयं कार्य करने की क्षमता का विकास होता है तथा बालक सदैव जिज्ञासु रहता है। और यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए भी अधिक उपयोगी है और इस विधि के द्वारा बालकों की गणित में अधिक रुचि बनी रहती है। अब बात करते हैं आगमन विधि के धीमी और अधिक समय लगता है, इसमें अधिक परिश्रम करना पड़ता है, अधिक सोच की आवश्यकता होती है, परिणाम पूर्णतः सत्य नहीं होते हैं, कई बार छात्र गलत निष्कर्ष निकालते हैं। इस विधि के द्वारा सदैव कक्षा में प्रयोग नहीं किया जा सकता। के बाद अब बात करते हैं हम निगमन विधि की। निगमन विधि बिल्कुल आगमन विधि के विपरीत है। इसमें हम सबसे पहले परिभाषा, सूत्र और निर्देश देते हैं, उसके बाद हम उसको उदाहरणों के माध्यम से सिद्ध करते हैं। तो इस विधि में सबसे पहले हम नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं, फिर हम सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं, फिर हम सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलते हैं। अब बात करते हैं आगमन विधि के गुण की। तो यह विधि गणित शिक्षण के कार्य को अत्यंत सरल बना देती है। इस विधि में छात्र को अत्यंत सरलता से और शीघ्रता से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अंक गणित एवं बीज गणित जैसे शिक्षण में निगमन विधि सहायक सिद्ध होती है, कम परिश्रम और समय की बचत होती है और स्मरण शक्ति का अधिक विकास होता है। निगमन विधि के दोष की। तो निगमन विधि के कुछ दोष भी है। तो यह विधि एक अमनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इसमें छात्र है वो नियमों और सूत्रों की खोज वो स्वयं नहीं करते हैं बल्कि उन्हें याद करते हैं, और याद करेंगे तो रटन प्रवृत्ति बढ़ेगी। तो यहां पर इसका एक प्रमुख दोष है। तो इसमें मिलने वाला जो ज्ञान होता है वो अस्थायी होता है, क्योंकि छात्र रटने के माध्यम से सीखते हैं। आगमन विधि, निगमन विधि, उसके बाद हम बात करते हैं विश्लेषण विधि की। इस विधि में हम अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं, क्योंकि इस विधि में हम किसी भी समस्या को छोटे छोटे अंशों में बांट करके फिर उसको विस्तृत करके फिर सीखते हैं। तो उदाहरण के तौर पर हम बात करते हैं ये जैसे कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है वो एक समकोण के बराबर होता है। तो ऐसे में हम इस समस्या को छात्रों के सामने रखेंगे तो छात्र उनको विभिन्न टुकड़ों में बांट करके विस्तृत करके फिर सीखेंगे। ऐसे में क्या होगा, उनकी खोज शक्ति का विकास होगा। इस विधि का प्रयोग हम रेखा गणित के प्रमेय को सिद्ध करने के लिए कर सकते हैं। अब बात करते हैं विश्लेषण विधि के गुण की। तो विश्लेषण विधि के गुण क्या है की बात करते हैं तो स्वयं समस्या का समाधान करने, हल को खोजने पर बल देती है। जो ज्ञान प्राप्त होता है वो अधिक स्थायी होता है और यह विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि है और छात्रों को अध्याय के प्रति रुचि उत्पन्न करती है। इसके अलावा खोज करने की क्षमता यानी अन्वेषण क्षमता का इसमें विकास होता है। अब बात करते हैं विश्लेषण विधि के दोष की। तो विश्लेषण विधि में समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं। ऐसे में क्या होता है कि अधिक समय लगता है। छोटी कक्षाओं के लिए विधि उपयोगी नहीं मानी जाती है, अध्यापक की इसमें आवश्यकता होती है और इसके साथ साथ तर्क शक्ति की भी जरूरत होती है। विश्लेषण विधि के बाद हम बात करते हैं संश्लेषण विधि की। तो यह विधि विश्लेषण विधि की पूरक है और इसमें हम ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। इसमें हम छोटे छोटे खंडों से प्राप्त जानकारी को जोड़ करके उसका संश्लेषण करते हैं। इस विधि में हम ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। इसके ठीक विपरीत हम विश्लेषण विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं। बात करते हैं इस विधि के गुण की। तो यह विधि सरल, सूक्ष्म और क्रमबद्ध है
और समस्या का हल जल्दी निकलता है, अर्थात कम समय लगता है। स्मरण शक्ति के विकास में मदद करती है और मंद बुद्धि वाले छात्रों के लिए यह विधि उपयोगी है। ज्यादातर गणितीय समस्याएं इस विधि से हल की जा सकती है। संश्लेषण विधि के गुण के बाद अब बात करते हैं उनके दोष की। तो इसमें रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है और इसमें अन्वेषण क्षमता का विकास नहीं हो पाता है और इसमें अर्जित ज्ञान होता है वो स्थायी नहीं हो पाता है और यह विकास में सहयोग नहीं करती है। इसमें तार्किक क्षमता और चिंतन का विकास नहीं होता। जो निम्न स्तर की जो क्लासेज होती है उनके लिए संश्लेषण विधि ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। गणित शिक्षण की अगली विधि की बात करते हैं तो प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि है वो गणित शिक्षण की काफी महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि में छात्र है वो स्वयं गणित की प्रयोगशाला में यंत्रों, उपकरणों और अन्य सामग्री की मदद से गणित के नियमों, तथ्यों और सिद्धांतों की सत्यता की जांच करते हैं और इस विधि में छात्र है वो करके सीखने के सिद्धांत पर अधिक बल देते हैं। उदाहरण के तौर पर हम पाइथागोरस प्रमेय को प्रयोगशाला में सिद्ध करना है तो छात्र वहां पर प्रैक्टिकली है वो उसको करके सीख सकते हैं, जो कि वहां पर जो ज्ञान प्राप्त होगा वो अधिक स्थायी होगा। तो प्रयोगशाला विधि के गुण की बात करते हैं तो यह छात्रों के प्रयोगशाला के उपकरणों का कुशल प्रयोग करना सिखाती है। इसके अलावा प्रयोगशाला में किया गया जो अधिगम होता है वो अधिक स्थायी होता है। इस विधि यह जो विधि है वो अधिक रुचिकर है। इसमें छात्रों की तर्क शक्ति का विकास होता है। इसके अलावा इस विधि के दोष की बात करते हैं तो प्रयोगशाला में बहुत सारे ऐसे लर्निंग जो मटेरियल है वो चाहिए होता है। ऐसे में क्या होता है कि अधिक खर्चा होता है, तो यह विधि अधिक खर्चीली है। छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है क्योंकि छोटे जो बच्चे होते हैं वो प्रैक्टिकली माध्यम से नहीं सीख पाते हैं, करके सीखने के माध्यम से नहीं सीख पाते हैं या फिर वो उपकरणों के माध्यम से खेलने लग जाते हैं। तो यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए ज्यादा उपयुक्त नहीं रहती है। और आगे बात करें तो कम संख्या वाली कक्षाओं के लिए यह विधि उपयोगी है। प्रयोगशाला विधि के बाद हम अगली विधि की बात करते हैं अनुसंधान विधि। अनुसंधान विधि गणित शिक्षण के लिए काफी महत्वपूर्ण विधि है। इसके अलावा बहुत सारे विषयों में यह विधि महत्वपूर्ण साबित होती है। शब्द है वो ग्रीक भाषा के यूरिस्को शब्द से आया है और जिसका अर्थ होता है मैं खोजता हूं। इस विधि के जो खोजकर्ता माने जाते हैं वो माने जाते हैं आर्मस्ट्रांग। यूरिस्टिक शब्द से स्पष्ट होता है कि यह विधि स्वयं खोज करके या अपने आप सीखने की विधि है। इस विधि का प्रयोग विज्ञान के लिए भी किया जाता है और इससे किसी भी विषय के बारे में सीधे सीधे नहीं बताता बल्कि प्रश्नों के द्वारा छात्रों को स्वयं खोजने को कहता है और श्रोता मात्र न रह करके एक अन्वेषक की भांति कार्य करते हैं। अब बात करते हैं अनुसंधान विधि या ह्यूरिस्टिक विधि के गुण की। तो इस विधि के द्वारा करने, कल्पना, चिंतन, निरीक्षण और तुलना आदि का विकास होता है। गणित शिक्षण में यह विधि बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। यह विधि छात्रों को ज्ञान की खोज करने की स्थिति में रखती है और यह विधि छात्रों को स्वयं गणित के कार्य करने के प्रति प्रेरित करती है और स्वाध्याय की आदत है छात्रों में इससे विकसित होती है और इसमें छात्र है वो स्वयं एक अन्वेषक बन जाता है कि यह विधि खोज विधि है और छात्र स्वयं खोज करके और अनुसंधान के माध्यम से सीखते हैं। गुण के बाद हम बात करते हैं अनुसंधान विधि के दोष की। यह विधि केवल असाधारण बुद्धि वाले बालकों के लिए उपयोगी है। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनके लिए विधि ज्यादा उपयोगी है क्योंकि साधारण बुद्धि वाले बालक है वो स्वयं अन्वेषक नहीं कर पाते हैं। यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयुक्त है क्योंकि उनके मानसिक स्तर से ये ऊपर है। यह विधि छात्रों को गलत नियम, निष्कर्ष और सिद्धांतों पर पहुंचा सकती है क्योंकि उनका जो मस्तिष्क होता है वो इतना परिपक्व नहीं होता है कि वे अपनी गलती को समझ पाए। इसके बाद अगली सबसे महत्वपूर्ण विधि है वो है समस्या समाधान विधि। तो समस्या समाधान जो विधि है इसके जो जनक माने जाते हैं, अगर प्राचीन काल की बात करें तो इसके जो जनक माने जाते हैं वो सुकरात और सेंट थॉमस माने जाते हैं। अगर आधुनिक काल की बात करें तो इसके जो जनक माने जाते हैं वो जॉन डीवी है। समस्या समाधान विधि है वो मनोविज्ञान के कॉलर के अंतर्दृष्टि के सिद्धांत पर आधारित है। इस विधि में छात्रों के सामने क्या है, कोई एक समस्या रख दी जाती है और फिर छात्र है वो अपने दिमाग के अनुसार, अपने मानसिक स्तर के अनुसार उस समस्याओं का खोज करते हैं और विचार करते हैं और तर्क शक्ति के माध्यम से उनका हल ढूंढते हैं। छात्र अपने तर्क और निर्णय से उस समस्या को सुलझाने का प्रयास करते हैं और यह समस्या है वो छात्रों के जीवन से संबंधित होनी चाहिए और समस्याएं सरल होनी चाहिए। अगर समस्या ज़्यादा जटिल होगी तो छात्र उन समस्याओं से दूर होने लगते हैं और उनमें रुचि कम लेने लगते हैं। तो इसलिए वो समस्या होती है वो छात्रों के मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। यह विधि विशेष रूप से करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। अब बात करते हैं समस्या समाधान विधि के गुण की। तो यह विधि वैज्ञानिक ढंग से आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इस विधि में छात्र सदैव क्रियाशील होते हैं। इस विधि में छात्र सदैव हमेशा स्वतंत्र होकर के कार्य करते हैं और छात्रों की जो तर्क शक्ति है उसका ज़्यादा विकास होता है और इसमें छात्रों को समस्या समाधान की जो योग्यता है वो उनका विकास होता है। अब बात करें समस्या समाधान विधि के दोष की। तो यदि समस्या है वो कठिन हो तो उनका छात्रों का विषय के प्रति रुझान है वो कम हो जाता है और समस्या है उसकी जो भाषा है वो भी सरल होनी चाहिए। अगर भाषाएं कठिन होती है तो छात्र उन समस्याओं से दूर हो जाते हैं। ऐसे में छात्रों की जो संख्या है उनमें कमी आ जाती है और इस विधि में जो समस्याएं होती है वो ज़्यादा जटिल होने के कारण अधिक समय लगता है। अगली महत्वपूर्ण विधि की बात करते हैं वो है इस विधि में जो शिक्षक है वो छात्रों को जो संपूर्ण ज्ञान है वो खेल के माध्यम से देता है। इस विधि के जन्मदाता माने जाते हैं वो तो फ्रोबेल है, लेकिन आधुनिक युग में बात करें तो हेनरी कॉल्डवेल कुक है वो संभवतः वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बालकों को शिक्षा देने के लिए इस प्रणाली का प्रबल समर्थन किया है।
इस विधि में शिक्षा को पूर्ण रूप से खेल केंद्रित बनाने का प्रयास किया गया। खेल विधि के जो प्रवर्तक है उसके संबंध में बहुत सारी पुस्तकों में कंफ्यूजन क्रिएट कर रखी है। कुछ पुस्तकों में हेनरी कॉल्डवेल कुक बता रखा है तो कुछ में फ्रोबेल। तो यहाँ पर अगर विस्तृत किसी भी बुक में देखोगे तो इसके जो जन्मदाता माने जाते हैं, अगर प्राचीन काल की बात करें तो शुरुआती के जो इसके जन्मदाता है वो तो फ्रोबेल माने जाते हैं, लेकिन अगर आधुनिक युग की बात करें तो हेनरी कॉल्डवेल कुक इसके जन्मदाता माने जाते हैं या फिर इसके प्रवर्तक आप कह सकते हैं। खेल विधि के गुण की बात करते हैं तो छात्रों की जो खेल में है वो स्वाभाविक रुचि होती है और छात्रों का खेल में मन लगा रहता है। इस विधि के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। यह विधि भी करो और सीखो के सिद्धांत पर आधारित है। खेल विधि के दोष की बात करें तो कुछ बच्चों में शारीरिक शिथिलता के कारण इस विधि में कठिनाई आ जाती है या फिर कुछ बच्चे वो शारीरिक रूप से इतने एक्टिव नहीं, उस वजह से यह विधि इतनी उपयुक्त साबित नहीं हो पाती। यहाँ पर कुछ अन्य खेल विधियां हैं जहाँ पर खेल के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। पहली विधि यहाँ पर मॉन्टेसरी विधि है जो मारिया मॉन्टेसरी ने दी है, दूसरी किंडरगार्टन जो कि फ्रोबेल ने दी है, तीसरी जो डाल्टन विधि है वो हेलन पारकास्ट की है। तो यहाँ पर आप 3 विधियों के नाम भी नोट आउट कर लेना। अगली विधि की बात करते हैं व्याख्यान विधि। यह शिक्षण की सबसे प्रचलित विधि है, परंपरागत मान सकते हो, आपको ट्रेडिशनल विधि मान सकते हो और सबसे पुरानी विधि भी आप कह सकते हो। इस विधि में एक शिक्षक किसी भी विषय या समस्या के बारे में व्याख्यान देता है। व्याख्यान तर्कपूर्ण, व्यवस्थित और आकर्षित होना चाहिए ताकि छात्र का ध्यान विषय पर केंद्रित रहे। इस विधि में प्रश्न उत्तर और उदाहरणों का प्रयोग किया जाता है। खेल विधि के गुण की बात करें तो यह किसी भी विषय को पढ़ाने की सबसे सरल विधि है। इस विधि में छात्रों का ध्यान है वो विषय पर केंद्रित रहता है। व्याख्यान विधि के दोष, तो इस विधि में क्या होता है कि छात्र निष्क्रिय हो जाते हैं क्योंकि जो वक्ता होता है वो व्याख्यान देता रहता है और यह विधि है वो करके सीखने के सिद्धांत पर बल नहीं देती है और इसमें छात्र है वो निष्क्रिय हो जाते हैं। इसमें व्यक्तिगत भिन्नताओं पर भी विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया जाता है। कुछ बच्चे वो स्पीड से पढ़ते हैं, कुछ बच्चे त्रुटियां करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि इन बच्चों पर ध्यान नहीं देने के कारण ये विधि इतनी उपयोगी साबित नहीं हो पाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने गणित शिक्षण की सभी महत्वपूर्ण विधियों को उदाहरण सहित और विस्तृत व्याख्या से हमने समझा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन को हिट करते हुए कर दीजिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।